कि कंप्यूटर जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, कैसे कंप्यूटर शब्द की खोज हुई। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है कंप्यूटर शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना। और इसमें हम लोगों ने बाद में आर को जोड़ दिया, जिसका अर्थ निकलता है करने वाला। आप लोग एक वर्ड को और लेके समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है यूज। यूज भी एक लैटिन वर्ड है। यूज का मतलब होता है प्रयोग करना। नीचे आप देख पा रहे होंगे यहाँ यूज में हमने आर को जोड़ा तो क्या बन गया, यूजर बन गया। अब यूजर का अर्थ क्या निकला, प्रयोग करने वाला। इसी तरीके से सेम हमने कंप्यूट का अर्थ निकाला और उसमें आर जोड़ने के बाद उसका अर्थ क्या निकला, कंप्यूट प्लस आर बना क्या, कंप्यूटर। अर्थ क्या निकला, गणना करने वाला। समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्लास जो चलेगी एनसीईआरटी के बेस पर चलेगी। इसमें एनसीईआरटी की बुक्स का समावेश मिलेगा आपको। ये क्लास आपको किसी भी एग्ज़ाम में मदद करेगी, दिल्ली पुलिस का हो या क्लर्क का एग्ज़ाम हो या ट्रिपल सी का एग्ज़ाम हो या और भी कोई प्रतियोगात्मक परीक्षा हो। इसमें जितने भी आपको चीज़ पढ़ाई जा रही है सब के सब आपके एग्ज़ाम में काम आने वाली चीज़ें हैं, तो ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आगे के क्रम में चलते हैं, हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है। चैप्टर पहला है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसका पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। परिभाषा से शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका निर्माण मनुष्य की गणनाओं को आसान बनाने के लिए किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जब कंप्यूटर नहीं था उस समय कॉपी कलम का ज़माना था। बड़ी बड़ी गणनाओं को हम लोग करने के लिए बहुत परेशान होते थे। गुणा हुआ, भाग हुआ या जोड़ हुआ या अलजेब्रिक क्वेश्चंस हुए या और भी कोई चीज़ें हुई जिसको करने में हमें बहुत ही ज़्यादा समस्या होती थी। लेकिन जब कंप्यूटर आ गया तो कितनी भी बड़ी गणना हो हम उसको चुटकियों में हल कर सकते हैं, यानी सेकंडों में उसका उत्तर हमें कंप्यूटर से प्राप्त हो जाता है। आप एक्सेल खोलिए, उसमें कितनी भी बड़ी आपकी कैलकुलेशन हो वह सेकंडों में हल हो जाती है। नीचे चलेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। देखिए हम लोग एक एक शब्दों पे बात करेंगे। कंप्यूटर ने आपने समझ लिया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब होता है बिजली से चलने वाला यंत्र जो इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है। इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट का मतलब होता है अंदर। एक वर्ड होता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है बाहर। इनपुट से मतलब यहाँ पर यह है कि जो कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइस होते हैं, कीबोर्ड और माउस, इसके जरिए हम लोग कमांड को इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो जो इन कमांड कंप्यूटर के अंदर जाती है उसी को बोलते हैं डेटा। डेटा से मतलब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट से भी ले सकते हैं, फाइल को भी ले सकते हैं, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी जो भी है सब आपका डेटा के रूप में होता है। तो कीबोर्ड और माउस से जो भी हम लोग कमांड देते हैं वो एक डेटा के रूप में कंप्यूटर में इनपुट होता है, उसी को कंप्यूटर ग्रहण करता है। और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स के अनुसार, सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या इसमें MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, टैली हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा हो गया, ये सारे के सारे आपके ऐप्स होते हैं। APPS ऐप्स को ही बोलते हैं एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स। देखिए सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में अंतर होता है। और एक तीन वर्ड होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है प्रोग्राम और एक होता है निर्देश। यानी कि निर्देशों के समूहों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम। कई निर्देश के जब समूह बनते हैं तो उसके बनता है प्रोग्राम। और जब कई प्रोग्रामों का समूह बनाया जाता है उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो जिस भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम पे हम लोग काम करते हैं उसके अनुसार CPU जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में मॉनिटर पर रिजल्ट प्रदान करता है। आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे फुल नेम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पूरा नाम देखते हैं। कंप्यूटर की स्पेलिंग आप लोग जानते होंगे, COMPUTER। इसके एक एक कैरेक्टर का अलग अलग मतलब निकाला जा सकता है।
सी का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब है आमतौर पर। ओ से होता है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब चलाना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को एक्सेस करना, ऑपरेट करना। मशीन का मतलब होता है यंत्र। पी से मतलब होता है पर्पजली, यानी कि किस उद्देश्य से। यूज्ड फॉर का मतलब इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया। टी से मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल, इसका मतलब होता है तकनीक। एजुकेशनल का मतलब है शिक्षण से, यानी कि शिक्षा से। रिसर्च का मतलब होता है खोज या अनुसंधान। तो ये था आपका फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सीपीयू है, यहाँ पर ये आपका कीबोर्ड दिख रहा है आपको, ये माउस दिख रहा है आपको, ये मॉनिटर है। इस तरीके से कंप्यूटर एक सेट्स में बना होता है, यानी कि इसके सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर के द्वारा एक कंप्यूटर तैयार होता है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे। इसकी आपको 7 तरह की विशेषताएं दी गई हैं। स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, वर्सटैलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन एंड मेमोरी। एक एक विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। पहली विशेषता इसकी गति है, स्पीड। कंप्यूटर को गणनाओं के लिए केवल कुछ सेकंड लगते हैं, जिन्हें हम पूरा करने में घंटों लगाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर लाखों निर्देश कुछ सेकंड में प्रोसेस कर सकता है। स्पीड की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, यानी कि कितनी भी बड़ी गणना हो उसको करने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। उसी गणनाओं को अगर मानव करे तो घंटों लग जाते हैं। जो कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है जो कि सभी गणनाओं को प्रोसेस करता है, उसकी स्पीड को HZ यानी कि हर्ट्ज में मापा जाता है। अगली विशेषता है त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी। कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत अधिक होती है। इसका मतलब ये है कि कितनी भी गणनाओं को आप करिए, उन सभी गणनाओं को एक एक्यूरेसी के साथ ही वो करेगा, यानी कि बिना किसी त्रुटि के साथ करता है वो। कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, इसकी वजह से कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। आगे चलेंगे। परिश्रम, कंप्यूटर कभी ना थकने वाला, एक्यूरेट रिजल्ट देने वाला। यह बिना किसी त्रुटि के घंटों तक काम कर सकता है। यदि लाखों गणनाएं की जानी हैं तो कंप्यूटर एक्यूरेसी के साथ प्रत्येक गणना को करेगा। इस क्षमता के कारण यह नियमित रूप से काम में इंसान को शक्ति प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, कंप्यूटर ने मानव को बहुत ही शक्ति प्रदान की है। हम जो काम 1 घंटे में करते हैं, कंप्यूटर से अगर वही काम लिया जाए तो वो सेकंडों में कर देता है और एक सही रिजल्ट देता है। कितनी भी कोई भी गणना अगर दी जाए, कितनी बार भी दी जाए, तो वो थकेगा नहीं और सही रिजल्ट हमको प्रदान करता है। अस्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में एक इनबिल्ट मेमोरी है जहां यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकता है। जैसे कंप्यूटर में भी एक मेमोरी होती है, जैसे आप लोग मोबाइल की बात करते हैं कि बैटरी इसमें इनबिल्ट होती है। ये शब्द आप देख पा रहे होंगे, इनबिल्ट। इनबिल्ट का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर जब भी आप लेते हो तो उसमें उसमें आप कंप्यूटर की मेमोरी को इनबिल्ट करके आपको दिया जाता है, जहां यह बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये जो भी आपकी हैं, ये सभी के सभी आपके स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जो कि एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, यानी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं, बाह्य मेमोरी होती हैं, सहायक मेमोरी होती हैं। इन सभी को आप कंप्यूटर के बाहर से यूज कर सकते हैं। इनके सहारे आप डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुमुखी प्रतिभा, वर्सटैलिटी। कंप्यूटर के पास बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, बहुत टैलेंटेड होता है। ये केवल अंकगणितीय गणनाओं को ही नहीं करता है, ये याद से संबंधित यानी कि मेमोरी से संबंधित भी इसके पास प्रतिभा है। बहुत सारी अंकगणितीय गणनाओं को भी करता है ना, और स्टोरेज भी इसके पास होता है, प्रोसेसिंग इसके पास होती है, यानी कि बहुत सारी प्रतिभा कंप्यूटर के पास होती है। कंप्यूटर एक विश्वसनीय यंत्र है। एक कंप्यूटर विश्वसनीय है क्योंकि यह डेटा के समान निर्देश के लिए लगातार परिणाम देता है, यानी यदि हम इनपुट का एक ही निर्देश कई बार देते हैं तो हमें एक ही परिणाम मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि कंप्यूटर को अगर हम एक ही कमांड बार बार भी दें तब भी हमको सेम परिणाम ही मिलता जाएगा। स्वचालन, ऑटोमेशन।
कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, भले ही इसे इंसान ही निर्देश देता है, क्योंकि एक बार निर्देश पारित हो जाने के बाद कार्य पूरी तरह से पूरा होने तक कंप्यूटर अपने आप काम करता है। इसमें शून्य मानवीय हस्तक्षेप शामिल है। कंप्यूटर ऑटोमेटिक ही सारी गणनाओं को करता है। आप केवल निर्देश देने के लिए होते हैं। जो भी कमांड आपने दे दी उसके बाद कंप्यूटर का प्रोसेसर सीपीयू ऑटोमेटिक ही उसे पूरा करके आपके सामने रिजल्ट दे देता है। आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे, हमने परिभाषा को देखा कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसे होती थी। चलते हैं जनरेशन के हिसाब से कि कौन सी जनरेशन में किस तरह से बिजली की सप्लाई कंप्यूटर में की जाती थी। तो आते हैं फर्स्ट जनरेशन की तरफ। ये आपको स्क्रीन पर चित्र दिखाया जा रहा है, इसका नाम होता है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। इसी के सहारे कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाती थी। कंप्यूटर पहले बहुत बड़े बड़े होते थे। कंप्यूटर लगभग एक एक रूम कितने बड़े होते थे, इसलिए वैक्यूम ट्यूब कई लगाने पड़ते थे, कई बल्ब को जलाना पड़ता था। अगर कमरे में एक दो बल्ब भी जला दिया जाए तब भी वो कमरा हीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कई बल्ब लगाने पड़ते थे, बहुत सारे बल्ब जलाने पड़ते थे। इस वजह से कंप्यूटर जिस भी रूम में रहता था या जिस एरिया में रहता था वो एरिया गर्म हो जाता था। आइए इसके पॉइंट्स को पढ़ा जाए। फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1956 में बिजली की आपूर्ति के लिए वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। पहली जनरेशन के कंप्यूटर साइज में एक कमरे इतने बड़े होते थे। साइज ज़्यादा बड़े होने के कारण बिजली की खपत बहुत ही ज़्यादा थी। जब कंप्यूटर ज़्यादा बड़े होंगे तो बिजली की खपत भी ज़्यादा होगी, इसीलिए कंप्यूटर को बिजली आपूर्ति के लिए बहुत सारे बल्ब को जलाना पड़ता था। और जब बहुत सारे बल्ब जलेंगे तो कंप्यूटर और वो एरिया जहां कंप्यूटर पर कार्य किया जाता था वो हीट होने लगा। अब बिजली की सप्लाई पहली जनरेशन में तो बल्ब जला करके होने लगी, लेकिन एक समस्या भी आ गई कि कंप्यूटर हीट होने लगा और वो जगह हीट होने लगी। इस समस्या से निजात होने के लिए जब दूसरी जनरेशन आई तो वैज्ञानिकों ने कुछ और खोज की। क्या खोज की उसको देखते हैं। सेकेंड जनरेशन आती है 1956 से 1964 तक। सेकेंड जनरेशन में बिजली की आपूर्ति के लिए वैज्ञानिकों ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ट्रांजिस्टर में छोटे छोटे सर्किट्स लगे होते हैं जिनकी सहायता से बिजली की आपूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक की जाती थी। इसके पॉइंट को देख लेते हैं। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स को ट्रांजिस्टर्स से रिप्लेस किया गया, यानी कि दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर लगा करके वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया। अगला पॉइंट है, ट्रांजिस्टर के अंदर छोटे छोटे सर्किट्स होते थे, इनकी मदद से बिजली की आपूर्ति एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र की जाती थी। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाने पड़ते थे। अब एक ट्रांजिस्टर से तो बिजली की सप्लाई हो नहीं पाएगी, तो बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टरों को जोड़ करके बिजली की आपूर्ति की जाने लगी। और जब बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगने लगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी लगने लगा। जब स्पेस ज़्यादा लगने लगा तो एक ये भी समस्या आ गई दूसरी जनरेशन में। पहली जनरेशन में तो क्या समस्या आई कि हीट वाली प्रॉब्लम हुई, हीट वाली प्रॉब्लम से बाहर निकला गया। लेकिन फिर दूसरी जनरेशन में क्या हो गया कि स्पेस वाली प्रॉब्लम आने लगी, बहुत ज़्यादा छेंकने लगा कंप्यूटर। तो फिर आगे बढ़ने की परंपरा चलती रही। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा और कुछ चीज़ों का निर्माण किया जाए। तो जब हम तीसरी जनरेशन में आते हैं तो थर्ड जनरेशन आई 1964 से 1973। इसमें वैज्ञानिक ने क्या किया, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का निर्माण किया। ये जो चिप होती है सिलिकॉन धातु की बनी होती है। इस चिप में क्या किया गया, जो ट्रांजिस्टर्स अलग अलग लगाए जा रहे थे उन्हीं ट्रांजिस्टरों को यहाँ पर एक में जोड़ दिया गया। देखेंगे आप, यहाँ पे दिख पा रहा होगा आपको, कई सारे ट्रांजिस्टर इस चिप में जोड़े गए हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपको ट्रांजिस्टर दिख रहा है, ये सभी आपके ट्रांजिस्टर्स हैं जो अलग अलग लगाए जाते थे। अब जब आईसी चिप का निर्माण हो गया तो यहाँ पर क्या कर दिया गया कि एक ही आईसी चिप में कई ट्रांजिस्टर्स को जोड़ दिया गया। इस वाले कोने में भी लगाए गए हैं और इस वाले कोने में भी ट्रांजिस्टर आपके लगाए गए हैं। दोनों कोने पे आपके ट्रांजिस्टरों को जोड़ करके बिजली की सप्लाई होने लगी। इसके पॉइंट को देखते हैं।
कई सारे ट्रांजिस्टर को जोड़कर एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया गया। आईसी की खोज ने जगह में भी क्या किया, कमी ला दी। जो जगह हम लोग बहुत ज़्यादा लगाते थे सेकेंड जनरेशन में, वो थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर जब आया तो जगह भी कम हो गई और कम जगह में भी बिजली की सप्लाई अच्छे तरीके से होने लगी। ट्रांजिस्टर के जो आविष्कारक हैं इनका नाम जैक किल्बी है। इन्होंने 1958 में इसका आविष्कार किया। जब आईसी चिप बनी तो ये दो तरीके से बनी। पहली बनी SSI, इसका फुल फॉर्म हो जाता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। दूसरी वाली जो आईसी चिप बनी वो MSI, इसका फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इस प्रकार की आईसी में केवल कुछ ही ट्रांजिस्टर्स होते थे। थर्ड जनरेशन ने कंप्यूटर की साइज को भी छोटा कर दिया। जो MSI थी इसमें 1000 से 10,000 ट्रांजिस्टर्स को लगाया गया ताकि बिजली की सप्लाई अच्छे से होने लगे। अब क्या हुआ, तीसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर ने तो समस्या को ख़त्म किया, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर के साइज और छोटे हो गए, स्पेस कम हो गया, कंप्यूटर के साइज भी छोटे हो गए। अब लोगों का दिमाग कुछ और भी सोचने लगा। वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना कुछ और छोटा किया जाए, कुछ अलग चीज़ों को बनाया जाए। तो इन्होंने सोचा लैपटॉप के बारे में। कंपनियों ने फिर डेस्कटॉप को बनाना कुछ कम कर दिया और लैपटॉप को बढ़ावा दिया गया। तो जब चतुर्थ जनरेशन आई 1973 से 1982, अब जब लैपटॉप बनाने की बात आई तो लैपटॉप बनाने में एक बिजली की सप्लाई करने के लिए बहुत छोटा सा प्रोडक्ट चाहिए होगा। लेकिन तीसरी जनरेशन में तो डेस्कटॉप कंप्यूटर था, लेकिन लैपटॉप बनाने के लिए उसमें अलग से CPU कहाँ से जोड़ा जाएगा। डेस्कटॉप में तो CPU अलग से होता है, उसमें प्रोसेसर लगा होता है, आपका CPU होता है, वो काम करता है। लेकिन लैपटॉप में CPU अलग से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि वो खुद ही एक बड़ा सा होता है। अब जब चौथी जनरेशन आई, लैपटॉप बनाने की बात कही गई, तो वैज्ञानिकों ने माइक्रो प्रोसेसर की खोज की, माइक्रो प्रोसेसर को बनाया। ये भी एक चिप होती है, इसमें चारों कोने पर जो है ट्रांजिस्टर्स को जोड़ा जाता है। ढेर सारे ट्रांजिस्टर्स लगाए गए और बिजली की सप्लाई और भी अच्छे से होने लगी। सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बना वो इंटेल कंपनी लेकर आई। फोर्थ जनरेशन में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बनने कम हो गए और लैपटॉप को बढ़ावा मिला। लैपटॉप में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो लैपटॉप में एक CPU की तरह काम करता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह ही काम करता है। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने इंटेल 4004 के नाम से लॉन्च किया। माइक्रो प्रोसेसर ही लैपटॉप में CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है। CPU में 3 यूनिट्स होती हैं। एक होता है ALU जिसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा MU मेमोरी यूनिट, तीसरा CU यानी कंट्रोल यूनिट। तीनों सर्किट्स इसी प्रोसेसर में ही लगा दिए गए। चौथी जनरेशन में VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण किया गया, जहां पर तीसरी जनरेशन में SSI और MSI का निर्माण हुआ था, वहीं चौथी जनरेशन में VLSI का निर्माण किया गया। इस वाली आईसी चिप में, इस वाली माइक्रो प्रोसेसर में 10,000 से 1 लाख तक के ट्रांजिस्टर्स लगाए गए। बिजली की आपूर्ति बहुत ही फास्ट होने लगी और आउटपुट भी उतना फास्ट आने लगा। अब लैपटॉप भी बना लिया गया, लेकिन मानव और सोचने लगा कि अब और क्या किया जाए, कुछ आगे और बढ़ा जाए। तो जब आगे बढ़ने की बात चली, अब यहाँ पर 5वीं जनरेशन में ये हुआ कि जब सारा कार्य कंप्यूटर ही कर रहा है, कंप्यूटर ही गणनाओं को करता है, कंप्यूटर ही सोचता है, कंप्यूटर ही सारा कुछ प्रबंधन करता है, कंप्यूटर के पास ही सब कुछ स्टोर है, लेकिन चलाने के लिए एक इंसान की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि चलाने के लिए भी इंसान की आवश्यकता ना पड़े। कुछ ऐसा हो जाए कि कंप्यूटर को चलाने वाला भी एक कंप्यूटर हो जाए और उसी में मानव की तरह चलना, हंसना, बोलना, दिखना, इस तरीके की एक तकनीक बनाई जाए। उस तकनीक को प्रोग्रामिंग के रूप में कंप्यूटर में डाल दी जाए और जो खुद से सोचे और खुद ही निर्णय ले और खुद ही सारा कार्य करे। तो जब ऐसी बात हुई तो वहाँ पर फिर रोबोटिक्स की बात निकल कर आई। तो एक साइंटिस्ट और इंजीनियर थे जॉन मैकार्थी,
उन्हीं ने इस बारे में सोचा और बना डाला एक बहुत ही अच्छी तकनीक को। तो आती है फिर हमारी 5वीं जनरेशन 1982 से लेकर अभी तक। ये आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही है जिस पर एक रोबोट बैठा हुआ कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है। 5वीं जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर तो लगाया गया, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ तो हुआ, लेकिन साथ में एक टेक्निक का यूज़ हुआ जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, है ना, एआई को साथ में लगा दिया गया। ये एक रोबोटिक्स को बनाया गया जो कंप्यूटर को खुद चलाता था और खुद ही निर्णय लेता था। इसके पॉइंट को देखते हैं। तो जॉन मैकार्थी ने सोचा कि ऐसा एक टेक्निक बनाई जाए और कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के तौर पर इसको डाल दिया जाए। 5वीं जनरेशन में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर में प्रोग्राम किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ माइक्रो प्रोसेसर भी इंस्टॉल किया गया। इसमें जैसे चौथी जनरेशन में VLSI का निर्माण हुआ था, वैसे ही 5वीं जनरेशन में बिजली की सप्लाई के लिए क्या हुआ, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण कर दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ही सोफिया को बनाया गया था। सोफिया एक रोबोटिक्स का नाम है। सोफिया को भी इसी के आधार पर यानी कि AI की टेक्निक पर ही बनाया गया था।